नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शुभम पटेल आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर्स देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नया रेलवे जोन कहाँ लॉन्च किया है? पहला तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरला और फोर्थ न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नया रेलवे जोन आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। उस नए रेलवे जोन का नाम साउथ कोस्टर्न रेलवे होगा, जो कि मौजूदा साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में से 3 डिवीज़न निकालकर गुंटकुल, गुंटूर और विजयवाड़ा से मिलकर बना है। इस नए रेलवे जोन को बनाने में जो लागत है वो 203 करोड़ की है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा एरॉन फिंच एंड फोर्थ क्रिस गेल। तो इसका सही आंसर है क्रिस गेल। वेस्टइंडीज़ के क्रिकेटर क्रिस गेल ने 500 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है और वो दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 500 छक्के मारे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्रिस गेल अपनी हरफन वाला खेल के लिए जाने जाते हैं और वो अभी आईपीएल टीम में पंजाब की तरफ से खेलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने असम के धुबरी से लेकर मेघालय के फूलवाड़ी को जोड़ने वाली एक 4 लेन पुल के निर्माण की स्वीकृति दी है, जो कि निम्नलिखित में से किस नदी पर है? पहला ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा रावी नदी, तीसरा सतलज नदी और चौथा इंडस नदी। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने असम को मेघालय से जोड़ने के लिए 4 लेन पुल को स्वीकृति दी है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को बाकी भारत देश से कनेक्ट करेगा और जिसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। इससे सुरक्षा संबंधी अगर हम नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय सेना को मूवमेंट के लिए अगर हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भेजना है जल्दी से जल्दी, तो ये उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम ने एक नया भुगतान एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है। उसका नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है IRCTC iPay, IRCTC पे, IRCTC ePay और भीम। तो इसका सही आंसर है IRCTC iPay। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने IRCTC iPay नाम का एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा होगी और जिसमें वो वॉलेट में भी अपने पैसे जोड़कर आगे की पेमेंट भी कर सकेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर ने 79वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस की मेज़बानी की? तो इसका पहला आंसर है पुणे महाराष्ट्र, सेकंड गुवाहाटी असम, थर्ड भोपाल मध्य प्रदेश और फोर्थ अहमदाबाद गुजरात। तो इसका सही आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश। 79वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस की मेज़बानी भोपाल शहर के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ने की। यहाँ ये दूसरी बार ऐसा मौका था 2011 के बाद जो भोपाल ने इसकी मेज़बानी की है। इस सम्मेलन में कई इतिहासकार और 1000 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एयर मार्शल रिचर्ड पिट्से, सेकंड एयर मार्शल RD माथुर, थर्ड एयर मार्शल पैट्रिक फिलिपेयर और फोर्थ एयर मार्शल जेराल्ड गिब्स। तो इसका सही आंसर है एयर मार्शल RD माथुर। एयर मार्शल RD माथुर ने भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1978 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में एडमिशन लिया और 1982 में कमीशन हुए, जो कि लड़ाकू शाखा में शामिल हुए थे। उन्होंने कई अनेक पदों पे काम किया और उन्होंने कई असाइनमेंट पे काम किया है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आयुष मंत्री ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था की नींव कहाँ पर रखी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, सेकंड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, थर्ड
असम गुवाहाटी और फोर्थ अहमदाबाद गुजरात। तो इसका सही आंसर है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। आयुष मंत्री श्रीपद नाइके ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था की नींव रखी, जो कि 10 एकड़ में होगा। इस संस्था की लागत 300 करोड़ होगी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बेहतर चिकित्सा सेवा, शिक्षा व अनुसंधान होगा। यह उत्तर भारत में एक यूनानी चिकित्सा के संबंध में सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक होगी। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 46वीं सत्र की मेज़बानी की? तो इसका पहला ऑप्शन है आबू धाबी यूएई, सेकंड रियाद सऊदी अरेबिया, थर्ड तेहरान ईरान और फोर्थ कायरो मिस्र। तो इसका सही आंसर है आबू धाबी यूएई। 2 मार्च 2019 को आबू धाबी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 46वीं मंत्रियों के परिषद की बैठक की मेज़बानी की। इसमें सारे देश पहुँचे। इसमें सबसे एक बड़ी बात थी कि भारत को भी इसमें बुलावा था एज अ गेस्ट, जिसमें भारत की तरफ से हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज भी पहुंची थी, जो कि उन्होंने पहले दिन अपना भाषण भी दिया था। सुषमा स्वराज उस समय पहुंची जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही थी, और भारत को जो उधर सम्मान मिला वो विश्व स्तर पे भारत की कूटनीतिक जीत है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संप्रति 2019 किन देशों के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? उसका पहला ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, दूसरा है भारत और चाइना, तीसरा है भारत और म्यांमार, और चौथा है भारत और फ्रांस। तो इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। संप्रति 2019 भारतीय और बांग्लादेश सेना के बीच में 8वां संस्करण था। संप्रति एक जो संयुक्त सैन्याभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश सेना के बीच में है। इस संयुक्त सैन्याभ्यास के पीछे का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए और नागरिक अधिकारियों को सहायता देने के लिए सामरिक और तकनीकी कौशल को निखारना है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ईरान के साथ आयात और निर्यात लेन देन को संभालने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित बैंक का नाम बताइए। तो हमारा पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड है IDBI बैंक, थर्ड है निर्यात आयात बैंक जिसको हम एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, और फोर्थ है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर है IDBI बैंक। सरकार ने ईरान के साथ आयात और निर्यात लेन देन को संभालने के लिए IDBI बैंक को एक संकेत दिया है। यह ईरान पर अमेरिका प्रतिबंधों के बीच भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके अलावा यूको बैंक पिछले प्रतिबंधों के दौरान भुगतानों को संभालने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सऊदी अरेबिया के बाद ईरान भारत के लिए तेल का तीसरा बड़ा सोर्स है। भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2017 से 18 में बढ़कर $13.8 मिलियन था, जो कि पिछले वर्ष $12.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कारों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला? तो हमारा पहला ऑप्शन है इंदौर, सेकंड है अहमदाबाद, थर्ड है दिल्ली और फोर्थ है भोपाल। तो इसका सही आंसर है इंदौर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के पुरस्कार वितरण के दौरान देश के अलग अलग शहरों को अलग अलग सेगमेंट में कई पुरस्कार दिए, जिसमें इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कार मिला। इंदौर को लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त हुआ। अगर दूसरे सेक्टर्स में भी बात करें, दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, जबकि उत्तराखंड के गोचर शहर को सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन घोषित किया है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अजीत कुमार मोहंती को निम्नलिखित में से किस संगठन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तो सेकंड है भाभा ऑटोमिक अनुसंधान केंद्र, थर्ड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम इसरो भी कहते हैं, और फोर्थ DRDO। तो इसका सही आंसर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 6 मार्च 2019 को कार्मिक मंत्रालय द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक के रूप में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
उस देश का नाम बताइए जिसने 10 साल की अवधि के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर भारतीय सेना के लिए परमाणु चलित पनडुब्बी चक्र 3 को पट्टे पर देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तुम्हारा पहला ऑप्शन है रूस, सेकंड है यूएसए, थर्ड इजराइल और फोर्थ फ्रांस। तो इसका सही आंसर है रूस। 1 मार्च 2019 को भारत ने 10 वर्षों के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर भारतीय नौसेना के लिए परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी के पट्टे के लिए रूस के साथ एक समझौता किया है। संधि के तहत रूस 2025 तक भारतीय नौसेना को एक अकुला श्रेणी की पनडुब्बी चक्र 3 प्रदान करेगा। यह भारतीय नौसेना को पट्टे पर दी जाने वाली तीसरी रूसी पनडुब्बी होगी। पहले भी रूस भारत को 2 पनडुब्बी और दे चुका है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्था का उद्घाटन कहां पर किया है? तुम्हारा पहला ऑप्शन है मुंबई, महाराष्ट्र, सेकंड ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, थर्ड मुगल सराय, उत्तर प्रदेश और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। 9 मार्च 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्था का उद्घाटन किया है। परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण भी किया है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मोहम्मद अब्बास, सेकंड ऑप्शन है यासिर अराफात, थर्ड है सलाम फयाद और फोर्थ है मोहम्मद सतेह। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद सतेह। फिलिस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने मोहम्मद सतेह को फिलिस्तीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मोहम्मद सतेह एक पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, अब उनको एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले के 34वें संस्करण की मेजबानी की? तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड नई दिल्ली, थर्ड पश्चिम बंगाल और फोर्थ कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारत के व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले का 34वां संस्करण 12 मार्च 2019 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसमें चीन, जर्मनी, हांगकांग, इटली, इंडोनेशिया, जापान के प्रतिभागी शामिल हुए। फेयर में फूड प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी, जिसका नाम थोड़ा अजीब है बोलने में, एंड डेकोरेशन सॉल्यूशन, कन्फेक्शनरी आइटम, फूड बेवरेज इक्विपमेंट और मशीनरी 560 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट शामिल हुए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार 2014-18 के बीच कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, दूसरा है भारत, तीसरा है मिस्र और चौथा है इजराइल। तो हमारा सही आंसर है सऊदी अरेबिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत ने हथियारों के आयातक में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक के रूप में अपना स्थान खो दिया है, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ 2014 से 2018 के बीच हथियारों के आयातक में वैश्विक हिस्सेदारी में शीर्ष पर रहा है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक 5 साल की अवधि में हथियारों के आयातक को मापता है। सऊदी अरेबिया ने 2014 से 2018 के बीच हथियारों के आयात के में वैश्विक हिस्सेदारी 12% रही है। इसके बाद भारत की हिस्सेदारी 9.5% रही है। भारत के शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता रूस ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के 58% हथियारों को भारत ने आयात किया है रूस से। सिरसी सुपारी को हाल ही में GI टैग मिला है, जो अरेरा नट सेक्टर में पहला है। इसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटका, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड असम और फोर्थ केरल। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ के एलापुरा, सिद्धपुरा और सिरसी तालुका में खेती की जाने वाली सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है। केंद्र सरकार के तहत GI टैग और रजिस्टर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन ने सर्टिफिकेट जारी किया है। इसका GI नंबर 464 यानी कि 464 है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
उत्तम युद्ध सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बिपिन रावत, सेकंड है सुनील लांबा, थर्ड है सरनजीत सिंह और फोर्थ है BS धनोआ। तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल सरनजीत सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रक्षा वीरता समारोह में कार्यनिष्ठा, वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करने के लिए सशस्त्र सेना कार्मिकों को 3 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। 15 परम विशिष्ट सेवा पदक, 1 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 25 विशिष्ट सेवा से सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान किए हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक से सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को प्रदान किया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरनजीत सिंह को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जो 8000 ODI रन बनाने वाला तीसरा सबसे तेज खिलाड़ी बना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है युवराज सिंह और चौथा है रविंद्र जडेजा। तो सही आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 218वां छक्का लगाया। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक एक दिवसीय छक्के मारने का धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। रोहित शर्मा ने 8000 वनडे रन बनाने के लिए संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज रन बनाकर अपने नाम एक और बड़ा मील का पत्थर जोड़ लिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताइए और हमारे YouTube चैनल MP परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।